स्वागत है आप सभी लोगों का A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर आपके सामने मैं मेगा मॉक टेस्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया होगा मैथ्स का, और अब करेंगे हम लोग आज सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अपकमिंग जितने भी पेपर IBPS PO और SBI PO को मद्देनजर रखते हुए जो मेगा मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग में कंडक्ट कराया गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप लोगों का रहा। मॉक में अच्छे स्कोर आपके रहे और भरोसा है कि आगे जो पेपर आप देंगे उनमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप बड़े प्यार से प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर हम लोग मिलकर मेंस की तैयारी करते रहेंगे, मेंस पे मेगा मॉक देंगे और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को शानदार तरीके से बेहतरीन बनाएंगे। तो मेगा मॉक टेस्ट का ये सोल्यूशन सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर का मिलके करते हैं। क्या था इसमें, इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, और मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको कराया गया। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों ने वीडियो पे देखा होगा। जो लोग अभी नहीं देखे हैं, A1 बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, अप्रोच बतानी चाहिए, मैंने आपको अपने एंड से पूरी कोशिश करके बेहतरीन सोल्यूशन आपको दे रखा है, राइट। तो आप वहां से देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट को। ये पेपर आपके सामने सेकंड शिफ्ट का दिख रहा है। सेकंड शिफ्ट के पेपर में हम लोग चलेंगे क्वांट की तरफ। क्वांट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, आपने भी दिया होगा। आपसे मेरी विनम्र गुजारिश है कि आप पहले एक बार इस पेपर की अप्रोच को जरूर देखेंगे, देखकर समझकर रिवीजन करके ही बेटा आप जाना आगे के जो SBI के पेपर हैं और जो IBPS PO के पेपर हैं उनको आप देने तभी जाइएगा जब आप इसका कंप्लीट एनालिसिस देख लेना, कंप्लीट तरीके से लगाने की अप्रोच देख लेना, तरीके को समझ लेना, क्या नया सिखा रहा हूं मैं आपको वो सीख लेना, उसके बाद जाना, है ना। नो डाउट बहुत कुछ सीख जाओगे आप, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट होता है अपना क्वांट का सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर A and B is double the difference between the same number and the ratio of B and C 8 और 5 और B और C का सम 130 है। देखो आपसे कह रहा है कि दो नंबर हैं A और B, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस से डबल है। तो मैं आपको एक चीज सिखाऊं बेहतरीन सी, इसको कैसे उड़ाना था इस सवाल को। देखो इसको उड़ाने का ये तरीका था कि आपके पास दो नंबर हैं A और B, इनका सम इनके डिफरेंस यानी A माइनस B से क्या है, डबल है। यहां दो लिखेंगे, यहां एक लिखेंगे, यही होगा। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनकर आए तो तरीका क्या कहता है समझना। तरीका तो यही कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A और B निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बात को। लेकिन एग्जाम अप्रोच क्या है, टेक्निक क्या है समझना। जब भी इस तरीके से आपके पास पैटर्न बनकर आए, आप कुछ मत करना, मैं आपको बेहतरीन तरीका सिखाऊं। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे 2 + 1, ये जोड़ोगे, जो आएगा ये बड़ा वाला आ जाएगा, A और B में बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक। अब इन्हीं दोनों को घटा देना, 2 - 1 कर देना। 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये छोटी वाले की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ गया, रेशियो में आ गया 3 और 1। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे पता कि सर A बड़ा है, आपसे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ A इज मोर देन B, A B से बड़ा है रेशियो में। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, लॉजिक समझना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे तो A/B यही बनकर आएगा, 3/1 बनकर आएगा। इतनी मेहनत क्यों करना। A + B अगर 2 है, A - B 1 है, एक बार दोनों को जोड़ दो, बड़ा वाला मिल जाएगा आपको। एक बार दोनों को घटा दो तो छोटा वाला मिल जाएगा। यानी A की वैल्यू हो गई रेशियो में कितनी, 2, और B की वैल्यू रेशियो में हो गई कितनी, 1। समझ गए। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि B और C की जो रेशियो वैल्यू है वो कितनी है, 8 और 5 है। 8 और 5 है,
और इसका सम होगा 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 130। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 होने से आप कह सकते हैं बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी भाई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ ए बताना था, और ए बताने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ए और बी का भी रेशियो मेरे पास अवेलेबल है। बी एक यूनिट है जिसकी वैल्यू कितनी है 80, अगर एक बराबर 80 है तो दो बराबर 160। इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब हो जाएगा 160। इस अप्रोच से लगानी थी और बड़े आराम से आप उड़ा लेते इस क्वेश्चन को। ये टेक्निक थी इसको बड़े प्यार से लगाने की कि आप आराम से, ठीक, आराम से। अरे एक मिनट रुक जाना, ये दो नहीं ये 3 होगा ना, बी की ए की वैल्यू 3 है, ये 3 होगा। 3 एक यूनिट 80 होने से 3 यूनिट की वैल्यू, ये मैं मिटा दूं, ये नहीं है ना, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 तरीके 24, 240 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 240 इस सवाल का आंसर होगा। आराम से इस टेक्निक से आप इस सवाल को लगा सकते थे। तो कई बार बहुत आसान सवाल भी इधर उधर गड़बड़ हो जाते हैं, तो ध्यान से करेंगे बड़े आराम से ये सवाल लग सकता है। ठीक हो गई बात। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 देखना। 67 नंबर क्वेश्चन देखो। 67 नंबर क्वेश्चन ये है, कमल इन्वेस्टेड 8,000 rupees in simple interest X% per annum for X year and the interest obtained by Kamal 3920। ठीक, आप कह सकते हो कि 8,000 रुपए X% पर एनम के हिसाब से लगाता है, यानी X बटा 100, X ईयर के लिए लगाता है तो नीचे 100, और ये बराबर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना 3920, ये हमारे पास दे रखा है। कह रहा है कि श्रुति इन्वेस्ट Y रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट X प्लस 13% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक, और इंटरेस्ट श्रुति को मिलता है 1232 रुपए, 1232 रुपए। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये जनाब जरा देखिएगा 8 चौके 32 हो रहा है। ठीक है, और 8 नवा 72 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 होने से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक्स की वैल्यू 7 आने का मतलब ये हुआ X% पर एनम तो 7% पर एनम की इंटरेस्ट हो गई, और X ईयर लिखा हुआ था तो 7 ईयर टाइम हो गया। अब उसने कहा कि श्रुति क्या करती हैं, कि श्रुति Y रुपए इन्वेस्टमेंट करती है, श्रुति Y रुपए इन्वेस्टमेंट करती है X प्लस 13% पर एनम। X की वैल्यू 7 है तो X प्लस 13 की वैल्यू हो जाएगी 20%, 20% CI, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। 2 साल की CI पर जब भी कोई पैसा लगाते हैं तो हमने आपको पढ़ा रखा है 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है। सही, 44% की वैल्यू हो जाएगी 1232। 1232 ये दे रखा है, 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए तो इन्वेस्टेड मनी यानी Y की वैल्यू आ जाएगी 1232 बटा 44 कर देंगे। ठीक है, बटा 44 कर देंगे। अगर हम लोग इसको 11 के पहाड़े से काट लें तो ये 4 बार हो जाएगा, 11 एकम 11, एक जाएगा 13, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 4 से काट ली, 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 बटे 32, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2800। 100% की वैल्यू 2800 होने से फाइंड द वैल्यू ऑफ Y पूछा था, तो हमें ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो पैसा उसने Y लगाया था इस Y की वैल्यू कितनी हो गई 2800। यानी इस सवाल का बेहतरीन जवाब जो ऑलरेडी आप कॉपी में पढ़ रखे हैं 2800 रुपए इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। सही, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बड़ा प्यारे प्यारे सवाल आपको दिए गए थे, आपको इनको लगाना है, सीखना है बेटा। एनी हाउ बिना सीखे मत जाना पेपर देने, सीख के जाना, बहुत कुछ सीख जाओगे। पहले सवाल से ही सिखाता चला आ रहा हूं, सीखते चलना बहुत काम करेगा। समझ गए बात को। कह रहा है 2 आर्टिकल A and B आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड 60% लॉस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 2 आर्टिकल हैं A और B, ये 60% के लॉस पे
और ये 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाए। कह रहा इफ आर्टिकल ए हैड बीन सोल्ड फॉर ₹400 मोर, इफ लिखा है, ये कंडीशन। फिलहाल ए 40% प्रॉफिट, बी 60% लॉस। इफ लिखा है, यदि ए को 400 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा बोथ आर्टिकल पर वो 40% का होगा। हमने कहा मीन वैल्यू 40%। एलिगेशन पे सेट कर रहा हूं, देखो कैसे। ठीक, इफ ए और बी की कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 और 2 है, ये 5 है, ये 2 है, तो आपको बताना क्या है था इसमें, आपको बताना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, बी का कॉस्ट प्राइस बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग लॉजिक समझना, एलिगेशन पे इसको देखो कैसे सेट करना, और आप इस चीज को सीखना। बी को आपने क्या किया है, ए को 400 रुपए ज्यादा में बेचा है, बट बी तो तब भी 60% के लॉस पे। अगर ये 60% का है, ये 40 है, तो डी माइनस एम जब करते हैं हम लोग, तो डी माइनस एम यानी -60 और -40 मिलकर क्या होगा, -100 होगा, होगा ना। डी माइनस एम करते हैं, एम माइनस सी करते हैं, तो 60 - 40 का मतलब ये 5 की जगह पर आएगा 100। एक की वैल्यू 20 होगी, एक की वैल्यू 20 होने से 2 की वैल्यू, लॉजिक पकड़ना बड़े आराम से, 20 की वजह से माइनस की 40 होगी, 20 दूना 40। अब जरा देखना ध्यान से, अगर यहां 40 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है और यहां 100 है, ठीक, अगर ये 40 माइनस का है और ये प्लस का 40 है, तो ये कितना हो, क्या करते हैं, डी माइनस एम करके यहां रखते हो, एम माइनस सी करके यहां रखते हो, ये होना चाहिए 80, 80 होना चाहिए, 80। डी माइनस एम करोगे 40 माइनस 80 करोगे, डी माइनस एम यहां रखते हो, एम माइनस सी यहां रखते हैं, एम माइनस सी करोगे 40 माइनस 80 करोगे, -40 आएगा ना, ये -40 और ये -100, सही, यानी चीपर की जगह पर क्या आएगा, 80। अब लॉजिक पकड़ना, लॉजिक ये है कि आपने 40% पे पहले बेचा था, जब 40% पर आर्टिकल ए को बेचे, बी को 60% पे बेचे, ये एक्चुअल आपके बेचने का तरीका है। लेकिन आप क्या करते हैं, ए को 40% पे ना बेचकर 400 रुपए ज्यादा पर बेचते, यानी ये वैल्यू 80 आ रही है यहां पर, यानी आपने कितने परसेंट ज्यादा पर बेचा, 40% पे। 40% की ही वैल्यू है कितनी, 400। 40% की वैल्यू कितनी है, 400, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 1000। खतरनाक सवाल है और मैं आपको बहुत खतरनाक अप्रोच बता रहा हूं। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ये 1000 क्या आया, 1000 आया ये कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ए का कॉस्ट प्राइस आया, जो कि 5 यूनिट के बराबर होगा। 5 यूनिट अगर 1000 के बराबर होगा तो 1 यूनिट 200 के बराबर होने से आर्टिकल बी 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए, इस सवाल का बेहतरीन जवाब। और इसी अप्रोच से आप इसको 40-50 सेकंड में उड़ा सकते हैं। यह बेहतरीन अप्रोच होगी इस सवाल को लगाने की, ये सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को, इसको सीखना पड़ेगा, इसको जरूर सीखिएगा। 2 बार 3 बार देखना इस वीडियो कि मैंने क्या कर दिया प्रॉपरली। मैंने इसको एलिगेशन पे सेट करके आपको दिया, और आप भी जानते हैं एलिगेशन अर्थमेटिक का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान मेथड। जो सवाल एलिगेशन पे सेट हो गया उसमें कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन देखो। A, B and C started a business, 60,000. Amount invested by A and C together is twice that of B. सब मिलके 60,000 लगा रहे हैं। ए और सी जो है किससे, बी से, ट्वाइस इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 2:1 हो जाए। वाइल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर थ्राइस दैट ऑफ सी, ए एंड बी टुगेदर
प्राइस दैट ऑफ सी, प्राइस मतलब 3:1। ये पैटर्न हमने आपको 1000 बार बता रखा है, बेसिक रेशियो की क्लास में बता देता हूं कि इस तरीके के पैटर्न बने तो इन्हें कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले ABC को तोड़ना पड़ेगा। इसका सम आ रहा है कितना 3, इसका सम आ रहा है कितना 4। 3 को 4, 4 को 3 बनाने के लिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा ही मैंने आपको सिखाया है बेटा। ये होता है 8, ये हो जाएगा 4, 3 से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 9 और 3 से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3। यहां से ABC का इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। ABC का कौन कितना इन्वेस्टमेंट किया है। B की वैल्यू B के नीचे है 4, C की वैल्यू C के नीचे है 3। आप कॉपी में देखिएगा मैंने सिखा रखा है। A निकालना है, अगर A और B 9 है, B 4 है तो A 5 होगा। इधर से चाहे इधर से भी आ जाएगा। A और C 8 है, उसमें से C 3 है तो A अगेन 5 हो जाएगा। और ये कह रहा था कि तीनों मिलकर 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते, तीनों मिलकर 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर उसके बाद इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ए इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ तो हमने कहा कि 5 गुणे 6 कर लो। बी इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ तो 4 गुणे 9 कर लो। और सी इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर तो सी की वैल्यू, सी इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर मतलब सी की वैल्यू 12 कर लो, ठीक। फॉर अ ईयर मतलब 12 कर लो। अब आप इसको बस सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा। 3 से काट लो तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 6 बार, ठीक हो गई बात। और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब उसने बोला है कि बी का प्रॉफिट बताइए। अगर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3400 रुपए है तो बी का प्रॉफिट बताना है। 3400 रुपए को अगर हम लोग बी के प्रॉफिट निकालना चाहें तो बी का प्रॉफिट ये 6 पार्ट हो रहा है। कितने में से 6 6 12 5 17 में से, और 17 दुना होता है 34, 6 दुना होगा 12, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 1200 रुपए। आराम से ये पैटर्न अच्छा था, ये पैटर्न रिपीट कर देता है एग्जामिनर में। और ये पैटर्न हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, आप कॉपी देखिएगा। इवन टाइम एंड वर्क में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया हूँ, रेशियो में भी कराया हूँ। और जब आप शुरू में बैच ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल बेसिक रेशियो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ सीखने के लिए, तब भी ये पैटर्न आपकी कॉपी में होगा। आप खोल के देखिएगा, इसका याद रखिएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 70 नाउ योर स्क्रीन। 70 नंबर क्वेश्चन का सीन क्या है जरा देखना। कह रहा है द बोट कवर D किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड द सेम बोट कवर D प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। If the ratio of the speed of stream and the speed of boat in still water, stream मतलब करंट के साथ स्टिल वाटर की स्पीड का रेशियो दे रखा है चीकू भैया कितना 3 और 7, ठीक। नाव चलती है सबसे पहले कहाँ, आप देखो D किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में। अगर D किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलेगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या बनता है, स्पीड। तो हमने कहा D अपॉन 6 लिख लो, स्पीड बन गई अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में चलती है D प्लस 48 किलोमीटर और समय लगता है कितना, 4 घंटे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, स्पीड बन जाएगा। अब आप क्या करो, इसके सामने ये अप स्ट्रीम स्पीड है, नीचे वाली डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो अप स्ट्रीम स्पीड 7 माइनस 3 होने से 4 हो जाएगी और 7 प्लस 3 होने से 10 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे, डी की वैल्यू बनने से बाहर हो जाएगी बिना दिमाग लगाए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा देखो इसकी पिक्चर क्या निकल कर आ रही है। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा बेटा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करना है तो बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस डी का ऊपर मल्टीप्लाई तो 2D हो जाएगा और नीचे इसका मल्टीप्लाई तो 3D होगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 तरीके हो जाएगा 24 और 4 3 12 2 14, 144 बराबर 2/5 बन रहा है। ये 2 से 2 काट लो तो देखो जरा 5D इज इक्वल टू 3D प्लस 144 हो रहा है। तो 2D की वैल्यू होगी 144, यानी D की वैल्यू आ गई कितनी 72 किलोमीटर D की वैल्यू आ गई, जो कि अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 6 घंटे में तय हो रही थी।
अगर अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 6 घंटे में तय हो रही है, ये अप स्ट्रीम की डिस्टेंस है, अगर 6 घंटे में तय हो रही है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, कोई भी बता सकता है। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस है 72 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 6 घंटे, तो 12 6 के 72, 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब ये हुआ बेटा कि अप स्ट्रीम स्पीड यहां से बनाओगे तो कहोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू, 7 में से स्टिल वाटर से करंट घटाने पर ही अप स्ट्रीम बनता है। 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, ये 4 बराबर होगा किसके? 12 किलोमीटर पर आवर के। एक बराबर हो जाता 3 के बराबर, तो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट इन स्टिल वाटर इन 6 आवर्स। स्टिल वाटर का मतलब अगर 1 यूनिट 3 हो रहा है, स्टिल वाटर 7 यूनिट है, तो 7 गुणे 3 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कोई 6 घंटे की यात्रा तय करेगा तो 6 दूना 12 यानी 126 किलोमीटर कवर करेगा। दिस इज द अप्रोच। इधर से हमें लगाना था और हमें जल्दी जल्दी लगा लेना था। अब आप ये कहोगे सर आपके सोल्यूशन में इतना बड़ा दिख रहा है, तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूं। अप्रोच क्या थी? ये अप्रोच होती है बस। ये जो मैंने पहली लाइन फ्रेम करके दिया ना, ये सीखना है। ये नहीं सीखना, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही रीजन कि भैया हर प्रकार के बच्चे देख रहे हैं ना यार। कोई छोटा बच्चा जो भी सीख रहा है 2 4 6 महीने बाद इस लेवल पे आएगा, वो अगर हम तुरंत उड़ा देंगे तो मर ही जाएगा। आप पढ़े हैं पहले से, आपको ये सीखना था कि आपने जो क्वेश्चन को हुक किया या क्वेश्चन को पिक किया, क्या यही किया जो मैंने किया? अगर ये काम आपने किया है जो मैंने डिब्बे में बंद किया है, तो आप बहुत सही जा रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता आपने पकड़ा है तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा टाइम टेकन हो जाए। जवाब तो बेटा हर सवालों का आ जाता है ना, जवाब की तो कोई बात ही नहीं है। बात है टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट और बेस्ट कैलकुलेशन के साथ, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बाद, और देख लूं आपको क्या बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 71। अब आपने कैसे किया 71 मुझे नहीं पता, आओ देखो मैं आपको दिखाऊं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन, द सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है लगातार। हमने कहा 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर ले लो। कह रहा है इसमें जो सेकंड वाला है वो 5/12 है। थर्ड हाईएस्ट नंबर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से, इवन नंबर भी लेना है, इवन नंबर ले लो। 5 कॉन्जिक्यूटिव लेना है, ठीक। कह रहा है कि जो इवन का थर्ड वाला है, इवन का थर्ड वाला उससे ऑड का सेकंड वाला 5/12 है, तो इवन का थर्ड मतलब ये अगर 12x है तो ऑड का सेकंड वाला ये 5x। ये पिक्चर इसमें बता रहा है। इफ द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 31, अगर ऑड के 5 का औसत 31 है, औसत क्या होता है? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। अगर ये 5 ऑड है तो जो ये बीच वाला होगा नंबर यही 31 होगा, ये 31 एवरेज होगा तभी, ठीक। और चूंकि ऑड है तो अगला 31 के बाद 2 जोड़कर 33, 33 के बाद 2 जोड़कर 35, यही होगा, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ बोथ द सीरीज। हाईएस्ट नंबर बोथ द सीरीज मतलब इसका और इसके बीच का डिफरेंस लेना। आप लॉजिक समझना यार, यही अप्रोच है, लॉजिक समझना। एक बात मुझे बताओ कि अगर ये सेकंड नंबर 5x है और ये सीरीज कॉन्जिक्यूटिव है, तो सेकंड नंबर अगर 5x है तो ठीक उसके अगला नंबर 2 जोड़ने से बनेगा। ऑड की सीरीज हो या इवन की सीरीज हो, 2 के ही अंतर पे चलती है। जैसे मैं कहूं इवन की सीरीज तो आप कहोगे 2 4 6 8, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। यानी अगर ये सेकंड प्लेस 5x है तो इसके बाद वाली प्लेस 5x प्लस 2 जोड़ने से बीच वाला नंबर मिलेगा 31। तो आप कह सकते हो कि सर ये 5x
दो जोड़ने से अगर हम लोग दो जोड़ दें इसमें तो आगे वाला मिल जाएगा। अब लॉजिक समझना, लॉजिक ये था इसमें कि अच्छे एक मिनट रुको, मैं आपको बताऊं एक रास्ता और है इसको लगाने का। डिफरेंस ऑफ थर्ड नंबर इज 5। ओके 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 ओके, ये लाइन देखो छूट गई। ये लिखा हुआ है कि ऑड नंबर सीरीज इज 4 मोर देन 5/2। माफ करिएगा, इसको मैं सही कर दूं। ये वाला जो नंबर है ये 5x नहीं है, बल्कि 5x से 4 ज्यादा है। ये सेकंड वाला नंबर 5x + 4 है। यानी अगर मैं 5x + 4 में 2 जोड़ दूं तो मुझे अगला नंबर जो मीन वैल्यू है वो मिल जाएगी 31। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 5x कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x की वैल्यू 5 होने से होगा क्या, ये जो नंबर है ये 12 × 5 हो गया 60 हो गया। अब चूंकि इवन की सीरीज है तो आप सारे इवन लिख डालो। यहां से जरा देखो 5 × 5 = 25 और 25 और 4 हो जाएगा कितना 29। ये 29 हो रहा है सेकंड वाला, तभी दो जोड़ के ये 31, ये 33, ये 35 हो रहा है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो या तो आप सारे नंबर लिखिए पूरा, नहीं थोड़ा दिमाग लगाइए। बीच में जितना अंतर होगा सेकंड और हाईएस्ट में भी तो उतना ही अंतर होगा, या लोवेस्ट या हाईएस्ट में भी तो उतना ही अंतर होगा। हम क्यों पूरी सीरीज लिखकर टाइम बर्बाद करें। हमने ये दिमाग लगा लिया कि सर अगर इस थर्ड वाली पोजीशन पे 31 है और इसके इवन नंबर की थर्ड पोजीशन पर 61 है, यहां पे अंतर कितना आ रहा है, यहां पे अंतर अगर 29 का आ रहा है डिफरेंस, तो पूरी सीरीज के किसी भी टर्म, चाहे लोवेस्ट की बात कर लो, हाईएस्ट की बात कर लो, सेकंड लोवेस्ट सेकंड हाईएस्ट किसी की बात कर लो, 29 ही डिफरेंस आएगा। भाई वही बात है कि दो लोगों राम और श्याम के बीच में आज अगर उनकी उम्र के बीच 10 साल का अंतर है तो आज से चाहे जितने साल बाद जाके निकालो डिफरेंस तो 10 ही आएगा ना, डिफरेंस तो बराबर नहीं आएगा। तो हम सीरीज लिखेंगे क्यों, ये टेक्निक सोचकर लगा लेंगे तो जल्दी लग जाएगा। सही हो गई बात। चल ये बड़ा प्यारा सवाल 72 नंबर, आओ देखो 72 नंबर का सीन कह रहा है अ वेसल कंटेन 600 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 600 लीटर है और इसमें मिल्क और वाटर, ठीक। वेयर अमाउंट ऑफ वाटर इज Z लीटर, जिसमें पानी की मात्रा Z लीटर दे रखा है, मिल्क कितना है नहीं पता। 140 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 140 लीटर मिक्सचर इसमें से निकालना है। 140 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। आपको भी पता है कि इसको निकालने के बाद यहाँ पे वही रेशियो बचता है जो स्टार्टिंग में रेशियो होता है, यहाँ वाला रेशियो ही यहाँ बचता है। कह निकालने के बाद 3x लीटर मिल्क जोड़ दो, 2x लीटर वाटर जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 50% ज्यादा हो जाएगी। भाई मिल्क ऐड करना है, मिल्क में ऐड होगा। 3x मैंने मिल्क ऐड कर दिया, दिस इज लीटर, ध्यान रखेंगे। 2x लीटर वाटर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद की पिक्चर वो ये कह रहे हैं कि फाइनल वैल्यू में जो दूध की मात्रा है वो पानी की मात्रा से 50% ज्यादा हो जाती है। यानी ये अगर 2 है तो ये 3। अब इसमें समझना ये है, देखो कैसे लगाएंगे इसको, बताना क्या है Z की वैल्यू। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज समझना, आपने मिल्क में मिल्क ऐड किया, वाटर में वाटर ऐड किया, तो फाइनल रेशियो ये 3 और 2। आपको पता है ये डिब्बा भी कितना होगा, ये भी 3 और 2। कैसे, ये वाला रेशियो भी 3 और 2 होगा, कैसे
कैसे होगा, मुद्दा तो ये है कैसे होगा समझना। ये 3 2 है ना, यह भी 3 2 होगा, तभी 3x और 2x जोड़ने पर 3 2 आएगा। कैसे होगा देखो, मैं अगर कहूं कि अगर ये रेशियो 3 और 2 है तो आप कहोगे सर 3y अपॉन पानी पानी में जोड़ो 3x 2y प्लस 2x दिस इज इक्वल टू वॉट 3/2। क्या बन रहा है देखो जरा, जब 3 कॉमन करोगे देखो सब कट गया, क्या आया यहां y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस एक्स, यानी जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में। 1:1 का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। ये दोनों तरफ 3 और 3 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे जब आप इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे तो ये समझ में आया कि बराबर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू, का मतलब ये हुआ कि आपने जो फाइनल रेशियो पाया है वही फाइनल रेशियो आपने क्या किया है, जोड़ा है। यानी यह भी रेशियो कितना होगा, 3 और 2 का ही होगा। अगर ये 3 और 2 का होगा तो इसका मतलब ये बात तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि ये वाला भी कितना होगा, 3 और 2 ही होगा। अगर 3 2 ये होगा तो 5 यूनिट की वैल्यू 600 होने से ये 120 होगी, और 2 यूनिट की वैल्यू 112 दूना 24, 240 लीटर ये हो जाएगी, 240 लीटर। और आपसे पूछा था जेड की वैल्यू, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, दैट्स इट 240 लीटर। ये बड़ा प्यारा सा सवाल था जिसके मैक्सिमम लोगों ने कैन नॉट डिटरमाइन इस सवाल का आंसर लगा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखो जरा, 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। 73 की पिक्चर कह रहा है ट्रेन ए क्रॉस अ टावर, टावर मतलब वही पोल्स का सेंस, विद अ स्पीड ऑफ 86.4 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल, सिग्नल पोल, रेलवे गेट को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस की जगह पे क्या रखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड अगर गाड़ी की 86.4 किलोमीटर पर आवर है तो हमने कहा 86 पॉइंट को हटाने के लिए 4 लिख लो, नीचे 10 कर लो, इंटू 5/18 कर लो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाओ, और ऐसा करके वो चलती है कितनी देर, 30 सेकंड। 30 सेकंड चलती है तो जरा देखना यहां से क्या निकल कर आएगा। यहां से निकल कर आएगा 18 चौके 72 होगा, 18 अठरैयम 144, 5 से ये 2 और 2 से ये 24, मतलब 24t आ गया। और 24t क्या आया, ये आया लेंथ ऑफ ट्रेन ए की लेंथ आ गई, बिकॉज हमने क्या किया है, स्पीड इनटू टाइम कर दिया। कह रहा है दूसरी ट्रेन है बी जो प्लेटफॉर्म 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 2t सेकंड में पार करती, 2t सेकंड में पार करती है और स्पीड है 108। तो हमने कहा 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और 2t सेकंड में पार करती है, 2t सेकंड में पार करती है। तो इफ द ट्रेन बी इज 100% मोर लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लॉजिक समझना। अगर 18 से हम लोग इसको काट लें जरा तो ये देखो 18 से 6 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6×5 = 30 और 30 दूना 60। ये जो 60t आया ये क्या आया, ये आया लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बिकॉज ये ट्रेन बी की कहानी है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस की जगह पर उस ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को जोड़ के रखा जाए। तो हमारे पास 60t जो वैल्यू आई ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी आई और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आई। अब जरा लॉजिक आप समझना, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है कितनी है, 80 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, और ट्रेन बी की भी लंबाई पता है कि 100% मोर है ट्रेन ए से। ये रही ट्रेन ए की लंबाई 24,
इसका मतलब ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लॉजिक पकड़ना, ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 100% मोर इसका करना है, यानी 24 दूना 48 टी। अगर 48 टी लेंथ ऑफ ट्रेन बी हो जाएगी, 60 माइनस 48 टी करोगे तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी, 24 टी आएगी। 4 2 6, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। 48 12 टी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन बी और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मिला के 60। लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना हो जाएगा, ए से 100% मोर, मतलब ये 24 है तो ये 48 हो जाएगी। अगर इन दोनों का सम 60 है तो ये कितना हो गया, 12। अब लॉजिक समझना, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेन बी 80 है, तो आप कह सकते हो ना कि सर 12 यूनिट 12 टी की वैल्यू अगर 80 मीटर है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यही है ना, अगर 12 टी की वैल्यू 80 मीटर है तो 48 टी की वैल्यू कितनी होगी, 48 टी की वैल्यू 12 चौके 48, यानी 8 चौके 32, 320 मीटर होगी। यही पूछा था आपसे, यही पूछा था कि बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन बी बता दो। लेंथ ऑफ ट्रेन बी 48 टी था, अगर 12 टी 80 मीटर है तो 48 टी लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, कितना होगा, 12 का ये 4 गुना तो 80 का 4 गुना 320 है। टेक्निक देखा आपने, लगाने की टेक्निक देख रहे हो कैसे लगाया जा रहा है, ऐसे लगाना था एग्जाम में, समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी लगेंगे। बड़े टेक्निकली क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, बहुत टेक्निकली तरीके से अरेंज करके आपको इन क्वेश्चंस को दिया गया, समझे बात को। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा, आओ। ये एक छोटा सा सवाल 74, ये बता दूं, ये अभी आपको 74 कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 120 बॉल ऑफ ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रीन। 3 तरीके की बॉल है आपके पास, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन है। द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल 9/5 ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, तीनों मिलाकर 120 है। 120 बॉल के 3 पार्ट है, ठीक। कौन कौन से हैं, ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद ब्लैक है और ब्लैक के बाद ग्रीन है। आपसे कह रहा है वो कि जो ऑरेंज बॉल है वो 9/5 है, किससे, ब्लैक बॉल से, यानी ब्लैक अगर 5 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक। कह रहा है सेलेक्टिंग ऑरेंज बॉल इज 9/20। 9/20 ये बता रहा है कि एक ही बॉल सेलेक्ट किया, तो उसका ये कहना है कि 9/20 ये बता रहा है कि तीनों का सम जो होगा वो 20 होगा। एक बॉल सेलेक्ट करने पर नीचे NS आता है, अगर ये 20 होगा, ये 9 है, ये 5 14 है, तो इसका मतलब कि ग्रीन कलर की बॉल कितनी हो जाएंगी, 6। ग्रीन कलर की कितनी हो जाएंगी, 6। अब कह रहा है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर की बॉल बतानी है। अब आप ये कह सकते हैं कि 20 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 120। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट 6 होने से सारी बॉल हमारे पास पता चल गई। सारी बॉल ये कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है। 9 6 के 54, माफ करिएगा, ये हो जाएगी 54, ठीक। 6 से करोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं यार, 6 5 30 और 6 6 के 36। देखते हैं लगा के, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बॉल नहीं आ रही है। कितनी निकालनी है, 2 बॉल्स आर रेंडमली और दोनों की दोनों ब्लैक कलर की निकालनी है। तो ब्लैक कलर की निकालनी है, यानी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 30C2 बनेगी, और नीचे टोटल बॉल अपने पास कितनी है, 120, तो 120C2 बन जाएगी। हाँ ठीक है, अच्छा आ गया। 30 × 29 तो ऊपर हो जाएगा,
और नीचे हो जाएगा 120 119। ठीक है, ये इससे 4 बार में कटने की वजह से 29 अपॉन 9 चौके 36, 11 चौके 44 और 3 47, 29/416। इतने बड़े बड़े नंबर आए कि मैं डर ही गया। सही है, ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा, है ना। बड़े बड़े नंबर आए थे, मुझे लगा क्या ही गड़बड़, इतने बड़े नंबर। ठीक है, तो उसने 2 ही निकालना था, कटने की चांसेस ज्यादा थे, कट गए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का एक आसान सा क्वेश्चन था आपके पास। अब आओ आगे, आगे का सीन। मेंसुरेशन आप लगा लेना, इजी है, मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है ना। ये मैं आपको बताऊं, ये एक डीआई थी यार, बड़ी अच्छी सी डीआई थी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या है इस डीआई का सीन। मैं आपको बताऊं डीआई क्या है। आओ देखो, पहले डीआई के हमेशा मैं आपको समझाता हूं बेटा, इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो। डीआई एक ही है, डीआई केवल टफ थी, बाकी कैसलेट भी है इसमें और लाइन ग्राफ भी है, वो बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं आपको बताऊं सीधा सीधा उड़ा के उसको डेटा से सॉल्व कर लेना है, वो बताने लायक नहीं है। और आप मेगा मॉक दे रहे हैं तो इसको आप संडे मॉक की तरह एनालिसिस ना लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये डीआई बताने लायक है, इसको मैं डिकोड कर रहा हूं। इसमें क्या है जरा समझना। इस डीआई में क्या है देख, इस डीआई में कह रहा है कि जो टेबल है गिवन शो द टोटल नंबर ऑफ पिजन एंड पिकॉक एंड द नंबर ऑफ पिकॉक इन 5 डिफरेंट पार्ट। ठीक है, नोट वोट कहीं लिखा हो डीआई में ना, बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। नोट में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, पिजन और पिकॉक, यानी टोटल नंबर ऑफ बर्ड का मतलब ये होगा कि कबूतर और मोर दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स बनेगा। टोटल नंबर ऑफ पिजन इन पार्क सी इज y/2% लेस देन दैट इन पार्क ए, वेयर y जो है, y क्या है, y है इज द परसेंटेज बाई विच पिजन आर लेस देन पिकॉक इन पार्क डी। पार्क डी में जो पिजन की संख्या है पिकॉक से कम है, ठीक, उसका परसेंटेज है भाई। अब आओ ग्राफ तो देखिए क्या है, देखना सब लोग ध्यान से, बड़ी प्यारी सी डीआई। देखो ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है, कह रहा वाई क्या था, वाई है जो पार्क डी है, पार्क डी में पिजन जो है वो पिकॉक से कितना कम है उसका परसेंटेज बना लो। ये पार्क दिख रहा है डी, डी में ये तो टोटल है, ये पिकॉक है, पिकॉक है 2x। अगर पिकॉक है 2x तो पिजन कितना कम होगा, 2x और 2x, सॉरी ये 3x है और ये 2x है। तो अगर आप निकालोगे तो देखो, मैं इसको अलग से डिकोड कर दूं क्या, अलग से डिकोड कर देता हूं, रुको, समझाना मेरे लिए इजी होगा। क्वेश्चन आप लगा लेना है ना, मैं इसको डिकोड कर दे रहा हूं, डीआई को डिकोड कर दे रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल टाइप की डीआई है, वो समझाना ही पड़ेगा आपको। देखो क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक, ये हमारे पास है। यहां पे टोटल बर्ड्स हैं, टोटल बर्ड, टोटल बर्ड्स का मतलब पिकॉक प्लस पिजन का सम। यहां पे क्या है, एक कॉलम मेरे पास पिकॉक का है, पिकॉक को मैं पी के लिख रहा हूं, ठीक, और पिजन को मैं पीजी लिख दूंगा, ये पिजन को मैंने पीजी लिख दिया। अब जरा लॉजिक समझना, डी की कहानी ये है कि डी में टोटल है 3x, 3x है, इसमें से जो पिकॉक है वो 2x है। तो उसने ये कहा था कि आप बताओ कि पिजन पिकॉक से लेस देन कितना है, ठीक। तो आप कहोगे कि सर जो पिजन की संख्या है वो अगर टोटल 3x है, 2x है, तो पिजन की संख्या x होगी, जो कि पिकॉक से कितना कम है, तो 2x से x, x से कम है। कह रहा था ये जो x से कम है
इसी का परसेंटेज बना लो तो तुम्हें y मिल जाएगा। इसी का परसेंटेज बना लो भैया। अगर x कम है, कितने परसेंट कम है, जो कहते हैं ना आप इसको व्हाट परसेंट लेस देन, पिकॉक से पिजन कितने परसेंट कम है ये निकाल लो, तुम्हें y मिल जाएगा। ये 2x और ये x हुआ, केवल x कम है तो आप कहोगे ना कि x 2x से कितना कम है, 1/2 मतलब कितना कम है, 50% कम है। ये 50% ही किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। अब अगर y की वैल्यू 50% है तो y/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी ना, क्योंकि y 50 है तो y/2 कितना हो जाएगा, 25%। अब उसने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ जो पिजन है वो सी के, वो 25% कम है किससे, पार्क ए के पिजन से। अब सी के पिजन ये है, ये सी के पिजन है, ए के पिजन से इससे ये 25% कम है, तो हम कह सकते हैं सर ये अगर 4 है तो ये 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा। अब लॉजिक पकड़ना आप, देखो ये तो टोटल का कॉलम है, जो ए वाला कॉलम है ये टोटल है। इस टोटल में से अगर मैं पिकॉक हटा दूं तो पिजन मिल जाया करेगा। पिकॉक कितने हैं, 3x है। अगर पिकॉक 3x है तो पिजन कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे 5x + 40 में से 3x घटाओगे तो 2x + 40 बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि ये कितना है 5x + 40 है ये। ठीक, ये देखो ये 4x + 20 है टोटल, इसमें से पिकॉक है 2x, घटाओ इसमें से इसको घटाओगे तो 2x + 20 बचेगा, ये 5x ये टोटल है। पिकॉक कितने हैं, 3x + 10, तो पिजन कितने हो जाएंगे, 2x - 10। ठीक, ये हमने घटा ही लिया। ये है 2x + 50, ये कितना है, x - 10, इसमें से ये घटाओ तो ये मिल जाएगा, इसमें से ये घटाओगे 2x से x जाएगा, x बचेगा, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 50 + 10 हो जाएगा, ये कितना 60, x + 60 हो जाएगा। ये समझ गए बात को, ये पूरी पिक्चर ये बन के आ रही है, क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से, आपके पास ये 2 रेशियो अवेलेबल हैं, एक ये रेशियो अवेलेबल है, एक ये रेशियो अवेलेबल है ना। तो आप कहो कि सर 2x + 40 यहीं से डिकोड होगी अपॉन 2x - 10 = 4/3, यहां से ये डिकोड होगी, यहां से जाके, समझ रहे हैं बात को, यहां से डिकोड होगी, बाकी कोई वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, समझ गए बात को। अब जरा देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं, और कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, चलो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको डिकोड कर लेते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखो 2 रास्ते हैं सॉल्व करने के, या तो आप ये कह लो, मैं आपको समझाऊं, या तो कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, एक तो ये रास्ता है इसको निकालने का। नहीं तो आप जरा मेरी बात को समझना, ये 2x है, 2x एक 40 ज्यादा है ऊपर और एक 2x से 10 कम है, तो 40 से लेकर 10 तक का सफर कितना हुआ, 50 का। ये देखो ये 10 कम है, नीचे वाली वैल्यू 2x से 10 कम है, एक 2x ये बीच में लाइन है, इससे एक वैल्यू 40 ज्यादा है और इससे एक वैल्यू 10 कम है, तो इस 40 से 10 तक का सफर 50 का हुआ। आप कह सकते हो सर ये 4 है ये 3 है, एक यूनिट की वैल्यू 50 होगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 150 हो जाएगी। तुम्हें जो निकालना हो निकाल लो, x की वैल्यू निकालनी है, आप कहो कि सर 2x + 40 = 200 होगा, 2x = 200 - 40 160 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। इधर से निकालो या इधर से निकालो, ये देखो 2x - 10 = 150,
तो 2x इज इक्वल टू 160 यानी x इज इक्वल टू 80। ऐसे लगाओ, जल्दी लगेगा। सीखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों का खेल है। लॉजिक को पकड़ो, कॉमन दिखा तो खेल जाओ, तभी तो सिकंदर बनेंगे। x की वैल्यू 80 आने से पूरी डीआई आसान हो गई, पूरी डीआई डिकोड हो गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा भर लेना है। 80 उठा के हर जगह रखते जाएंगे, पूरी डीआई में डेटा भर जाएगा। 80 x की वैल्यू 80 आने से 8 पचे 40, 400 और 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 440। मैं पूरा भर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। 80 8 चौके 32, 320, 340, 8 पचे 40, 400, 8 त्रिके 24, 240, 8 दूना 16, 160, 210, 8 70 ये हो जाएगा 70, 8 दूना 16, 160, 8 त्रिके 24, 250, 250। उसके बाद 8 दूना 16, 160, 8 त्रिके 24, 240, 8 दूनी के कुछ भी कर लो, 8 दूना 16, 160 प्लस 40, 200। ठीक, 8 दूना 16, 160 प्लस 20, 180, 160 माइनस 10, 150, 80, x की वैल्यू 80 और 80 प्लस 60, 140। तो ये रही पूरी डीआई जो हमने आपको डिकोड करके दे दी। अब इस डीआई पे केवल और केवल क्वेश्चन लगाना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे। डीआई टफ थी, इसको ऐसे ही डिकोड करना था। इस टेक्निक को आप वापस से देखेंगे और इस डीआई को आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी डीआई की डिकोडिंग है। ये एक अच्छी सी डीआई थी जो मैंने आपको डिकोड करके दी। खतरनाक थी, टाइम लगा, बट क्वेश्चंस आप लगाएंगे। आंसर की भी आपके पास इस पेपर की है, आप इसको लगाएंगे और बताएंगे। आगे इस पेपर में ये 2 डीआई और छपी हैं। ये लाइन ग्राफ की डीआई है जो कि बहुत ही इजी है, मैं नहीं बता रहा हूं जानबूझकर क्योंकि मेगा मॉक है, क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा। खुद से लगाइए, मैं संडे की सारी डीआई बता देता हूं, इसको आप लगाएंगे खुद से। इतनी टफ नहीं है कि इसको बताया जाए, ये थी टफ, मैंने आपको बताया। ये डीआई और एक इसमें बेसिक सी कैसलेट छपी हुई है, ये डीआई, ये दोनों डीआई आप लगाएंगे और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने के बाद ही आप जाएंगे पेपर को देने। तो ये था मेगा मॉक टेस्ट जो A1 बैंकिंग क्लासेस की तरफ से कराया गया, जिसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको जो जानने थे, जो सिखाना था, मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करेंगे और अपकमिंग SBI और IBPS के पेपर के लिए आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आप लौटे और अगेन इस मेगा मॉक को कंटिन्यू किया जाएगा। IBPS PO के बाद IBPS क्लर्क और SBI के लिए ध्यान रखिएगा कि आगे मेगा मॉक की सीरीज ये चलती रहेगी। अभी मैंने एक मेगा मॉक टेस्ट कराया जिसमें 2 शिफ्ट आपने दिया और दोनों शिफ्ट के पेपर हर एक बच्चे को दिए गए हैं। तो आप इस मॉक के एनालिसिस को खुद पहले देखें, समझें और दूसरों तक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेगा मॉक में इन्वॉल्व करिए, जोड़ने को बताया करिए कि चीज़ें बेहतर है। आप जुड़ेंगे तो सीखेंगे और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छी प्रैक्टिस करने का, खुद को अपने आप को जज करने का मौका मिलता है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ सलूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।